हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। गाइज, जैसे कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया, किसी भी कंपनी के शेयर्स लेने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्या वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या वो कंपनी आगे भी उतनी ही ग्रोथ करने वाली है जितनी कि आज वो परफॉर्मेंस दे रही है। तो कैसे जाने कि कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। गाइज, आज मैं आपको कुछ ऐसे केस स्टडीज़ बताऊंगी जिससे आप भी समझेंगे क्यों किसी भी कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हेलो गाइज, आई एम भक्ति सिक्ची एंड वेलकम टू माय चैनल गो फर्दर। गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विजय माल्या जी जिन्होंने किंगफिशर एयरलाइन लॉन्च की थी, और राधा किशन दमानी जी जिन्होंने डीमार्ट जैसा एक सुपर मॉल इनोवेट किया। अगर देखने गए तो राधा किशन दमानी जी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और विजय माल्या भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। तो ऐसा क्या हुआ कि एक कंपनी सडनली बंद हो गई और एक कंपनी आज भी एक सुपर मॉल के नाम से जानी जाती है और जिसका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस है। लेट्स सी। गाइज, 1983 में विजय माल्या, जब उनके फादर विट्ठल माल्या की डेथ हुई, उन्होंने यूनाइटेड ब्रेवरीज ज्वाइन कर ली थी, वो कंपनी जहां उनके फादर पहले काम किया करते थे। तो ये कंपनी ज्वाइन करने के बाद उनका परफॉर्मेंस देख के उनको चेयरमैन का पोस्ट दे दिया गया, और जब वो चेयरमैन के पोस्ट पर थे तब इस कंपनी का नेटवर्थ लगभग 350 करोड़ के आसपास था। तो विजय माल्या, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और जिनकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी खासी सफल हो जाती थी, उन्होंने इस कंपनी के मैक्सिमम स्टेक बाय कर लिए। और मैक्सिमम स्टेक बाय करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे इस कंपनी में कुछ एक्सपांड करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने बहुत से बिजनेस मॉडल लॉन्च किए और जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। उनमें से ही एक बिजनेस मॉडल था लिकर और बियर का। जी हाँ, उन्होंने रिसर्च किया कि इंडिया में लोग लिकर और बियर के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसी का बिज़नेस कर लूँ। उन्होंने किंगफिशर नाम से लिकर और बियर का ब्रांड लॉन्च किया और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। गाइज, ऐसे करते करते उन्होंने इंडिया के 48 रिचेस्ट पर्सन का पोस्ट भी हासिल कर लिया। मतलब उनकी कामयाबी की वजह से उनको इंडिया का 48 रिचेस्ट पर्सन भी 2007 में डिक्लेयर कर दिया गया था, और उनके हार्ड वर्किंग और डिटर्मिनेशन की वजह से उनको साउथर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली। तो गाइज, अब ये सब होने के बाद विजय माल्या को लगा कि अब मुझे कुछ और करना है, और उनको हवाई सफ़र को लग्जरियस बनाना था। मतलब उनका हवाई सफ़र में लग्जरियस फील देना था। तब उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना एक एयरलाइन लॉन्च कर लूँ, और उन्होंने 2005 में उनके बेटे के बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइन लॉन्च कर दी। और जब ये एयरलाइन उन्होंने लॉन्च की तो उन्होंने अब सर्विस देना भी स्टार्ट कर दिया, और जबकि उनका फोकस एक ही चीज़ पर था कि उनको उनके पैसेंजर्स को एक लग्जरियस सर्विस देनी है। विजय माल्या जी बचपन से ही लग्जरियस सर्विस देने में और लेने में बिलीव करते थे। उनको ब्रांड, लग्जरियस सर्विस, प्रेस्टिजियस चीज़ें, इन सब से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो उन्होंने डोमेस्टिक कंट्री में, मतलब इंडिया में, उनकी सर्विस, एयरलाइन सर्विस स्टार्ट कर दी। और एयरलाइन सर्विस स्टार्ट करने के बाद उन्होंने कस्टमर को जो लग्जरियस सर्विस दी, उस वजह से कस्टमर भी उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। भले ही उनकी टिकट की जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट कस्टमर ने उनके टिकट के प्राइस को ना देखते, उनकी सर्विस को देख के वो किंगफिशर एयरलाइन से सफ़र करने लगे। और इस वजह से एयरलाइन सर्विस के 25% से भी ज़्यादा कस्टमर अब किंगफिशर एयरलाइन से ट्रैवलिंग करने लगे थे। गाइज, अब किंगफिशर एयरलाइन से ट्रैवलिंग करने के बाद अब विजय माल्या ने सोचा कि अब मुझे मेरी एयरलाइन जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉन्च करनी है। बट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉन्च करने के लिए एक रूल था कि उनको कोई भी एयरलाइन को अपनी डोमेस्टिक कंट्री में 5 ईयर्स सर्विस देना कंपलसरी था बिफोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लॉन्च करने से पहले। तब अब विजय माल्या के तो सिर्फ 2 साल ही कंप्लीट हुए थे किंगफिशर के, लेकिन उनको और 3 साल वेट नहीं करना था। तब उन्होंने देखा कि एयर डेक्कन, जो कि एक लॉस में गई हुई एयरलाइन कंपनी थी, और उसने अपने 4 साल कंप्लीट कर दिए थे डोमेस्टिक सर्विस के, तब विजय माल्या ने एयर डेक्कन को ख़रीद लिया। और एयर डेक्कन को ख़रीद के उन्होंने उसका नाम चेंज करके किंगफिशर रेड रख दिया, और किंगफिशर रेड के नाम से अब वो ये एक साल कंप्लीट करके वो ये सर्विस को
इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी लॉन्च करने वाले थे जल्दी ही। लेकिन गाइस किंगफिशर रेड जो कि एयर डेक्कन नाम से पहली कंपनी थी, तो एयर डेक्कन का टिकट प्राइस कम होने की वजह से उन्होंने किंगफिशर का भी टिकट प्राइस कम रखा। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो लग्जरियस सर्विस में बिलीव करते थे, उन्होंने उनकी किंगफिशर रेड के ट्रैवलर को भी लगभग वही सर्विस दी जो वो किंगफिशर के ट्रैवलर्स को देते थे। तो इस वजह से कस्टमर ने ये सोचा कि यार अगर देखने गए तो लगभग सर्विस तो सेम ही है किंगफिशर और किंगफिशर रेड की, और फेयर प्राइस भी कम है किंगफिशर रेड का एज़ कम्पेयर टू किंगफिशर। तो फिर मैक्सिमम लोग अब किंगफिशर एयरलाइन से किंगफिशर रेड की तरफ मूव होने लगे, मतलब लोगों ने अब किंगफिशर रेड को प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया। बट गाइज जैसे आपको मालूम होगा, एयरलाइन एक ऐसी सर्विस है कि जहां इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस करने पड़ते हैं। प्रॉफिट हो या ना हो, लगभग लॉस होता ही होता है हर साल। जैसे कि आपको मालूम होगा, एयर इंडिया को भी हर साल 2 या 3 हज़ार करोड़ का लॉस होता ही है, और वो लॉस गवर्नमेंट बेयर करती भी है। वैसे ही किंगफिशर भी लॉस में जा रहा था, और जबकि किंगफिशर प्रॉफिट कमा भी नहीं रहा था, तब विजय माल्या ये सोच रहे थे कि वो अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सपैंड करे, वो अपने कंपनी को और कैसे एक्सपैंड करे। और इसके चलते हुए एक टाइम ऐसे आया कि इंडिया में रिसेशन आ गया, क्रूड ऑयल के रेट आसमान छूने लगे थे, रुपये की वैल्यू भी कम हो गई थी, और विजय माल्या ने 1500 करोड़ का लोन जो कि किंगफिशर एयरलाइन पर लिया था, अब वो भी उनके लिए चुकाना नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट तो दे नहीं रही थी, इनकम तो हो नहीं रही थी, बट एक्सपेंस डे बाय डे हो रहे थे, और लोन के अमाउंट भी अब इंटरेस्ट की वजह से बढ़ती जा रही थी। तो गाइज़ एक टाइम ऐसे आया कि अब उनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरलाइन लॉन्च करने का जो सपना था, वो शायद अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और इस वजह से उन्होंने जितने भी बिज़नेस प्लान बनाए वो सब के सब फेल जाने लगे, और उन्होंने किंगफिशर रेड को बंद कर दिया। अब किंगफिशर रेड बंद होने के बाद भी ये सिलसिला वैसे ही चलता रहा, और 2012 में गवर्नमेंट ने लोन पे ना करने की वजह से किंगफिशर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। किंगफिशर का लाइसेंस कैंसिल हो गया, और फिर विजय माल्या ने 9000 करोड़ का लोन लेके रखा था, वो भी अब रिपे नहीं हो पा रहा था। तो बैंक ने विजय माल्या को बोला कि अब हमें 9000 करोड़ आपको रिपे करने ही पड़ेंगे। तब विजय माल्या ने एक ऑफ़र दी, उन्होंने बोला कि मैं 9000 करोड़ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं 6600 करोड़ जो कि एक प्रिंसिपल अमाउंट थी लोन की, वो मैं आपको रिटर्न करूँगा। लेकिन बैंक ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और बैंक ने कहा कि नहीं, हमें 9000 करोड़ ही चाहिए। और इसके चलते किंगफिशर एयरलाइन का लाइसेंस तो कैंसिल हो ही गया, और किंगफिशर बंद हो गई। और किंगफिशर बंद होने के बाद विजय माल्या के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, और उन्होंने 2016 में इंडिया छोड़ने का फैसला कर दिया, और वो इंडिया से भाग गए। तो गाइज़ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक हार्डवर्कर बिजनेसमैन, जिन्होंने किंगफिशर को इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन बना दिया था, सिर्फ पुअर मैनेजमेंट होने की वजह से और उनका बिजनेस प्लान ठीक से ना होने की वजह से एक इतनी अच्छी कंपनी बंद हो गई। तो आज अभी आपको मालूम हुआ होगा कि क्यों किसी भी कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज जबकि 7 महीने हो चुके थे, इन्होंने इनके वर्कर्स को, इनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक नहीं दी थी, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया। और किंगफिशर का मैनेजमेंट बुरा होने की वजह से, पुअर मैनेजमेंट होने की वजह से किंगफिशर को फाइनली बंद होना पड़ा। जहाँ किंगफिशर बंद हो गई थी, वहाँ ही राधा किशन दमानी जी, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ गाइज, इन्होंने शेयर मार्केट से अच्छी खासी इनकम अर्न करके इनका बिजनेस मॉडल डीमार्ट, जो कि आज बहुत सक्सेसफुल है, इसको लॉन्च किया था। हर्षद मेहता स्कैम के टाइम 1992 में जब हर्षद मेहता ने शेयर्स के रेट मैनिपुलेट करके सारे शेयर मार्केट को लॉस में डाल दिया था, वो टाइम राधा किशन दमानी जी ने शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया था। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या गाइज? नॉर्मली हम पहले शेयर्स को बाय करते हैं, फिर शेयर्स को सेल करते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में पहले शेयर्स को सेल किया जाता है, और जब रेट एकदम से कम हो जाते हैं तब उसी शेयर्स को फिर से बाय किया जाता है। तो राधा किशन दमानी
वो टाइम जबकि हर्षद मेहता एसीसी सीमेंट के शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहा था, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा यूज़ किया और उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कमा ली। उनको ये तो पता था कि ये जो शेयर्स मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है ये सब हर्षद मेहता कर रहा है, लेकिन इसके लिए हर्षद मेहता के पास फ़ंड कहाँ से आता था ये उनको पता नहीं था। और इस वजह से उन्होंने सोचा कि जब तक ये फ़ंड हर्षद मेहता के पास है तब तक ये शेयर्स के भाव बढ़ते रहेंगे, जो कि 200 से 9,000 तक चले गए। बट अगर एक बार फ़ंड ख़त्म हो गया तो शेयर मार्केट डाउन होने वाला है। और ये सोचने के बाद उन्होंने, जब शेयर्स के भाव कम थे, उन्होंने शेयर्स को सेल कर दिया। और जब शेयर मार्केट, हर्षद मेहता का फ़ंड ख़त्म हो गया और शेयर मार्केट एकदम से डाउन में चला गया, रिसेशन की फ्रेज़ आ गई, मार्केट टोटली बियर मार्केट हो गया, वो टाइम उन्होंने सब शेयर्स फिर से बाय कर लिए और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया ये चीज़ से। और गाइज डीमार्ट जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल था, ये क्यों बना और इसके पीछे क्या रीज़न थे? तो गाइज राधाकिशन दमानी जी को पहले से ही कंज्यूमर बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने अपना बाज़ार, मुंबई में अपना बाज़ार की फ्रेंचाइजी ली थी, जो कि एक रिटेल शॉप थी। और उस वजह से उनको रिटेल बिज़नेस का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया था। और फिर उन्होंने 2001 में डीमार्ट को लॉन्च किया। अब डीमार्ट के सक्सेसफुल होने के पीछे ऐसे क्या रीज़न्स थे कि आज भी सक्सेसफुल है और शायद फ्यूचर में भी और एक्सपांड करेगा? तो गाइज राधाकिशन दमानी जी ने बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज यूज़ की। पहले तो उनका फोकस सिर्फ एक था कि उनको कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस अफोर्डेबल दाम में देनी है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे मेरे बिज़नेस को एक्सपांड करना है, जैसे कि विजय माल्या ने किया था। उनका कभी ये फोकस था ही नहीं कि उनको उनका बिज़नेस एक्सपांड करना है बोल के। तो उन्होंने अब आज तक जितने भी डीमार्ट बनाए हैं सब खुद के प्लेस पे बनाए। मतलब पहली चीज़ तो उनका रेंटल एक्सपेंस कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो भी डीमार्ट के प्लेसेस लिए थे वो खुद के थे। सपोज़ उन्होंने स्ट्रेटेजी इस तरीके से यूज़ की थी कि सपोज़ अगर एक डीमार्ट बनाने के लिए उनको 300 रुपये लग रहे हैं और हर साल वो डीमार्ट उनको 100 रुपये का मुनाफा दे रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 3 साल तक वेट किया। जब तक उनको 300 रुपये रिटर्न में नहीं आए प्रॉफिट से, तब तक उन्होंने और एक डीमार्ट बनाने का सोचा भी नहीं। और जब 3 साल बाद उनके पास 300 रुपये आ गए थे, तब उन्होंने चौथे साल में सेकंड डीमार्ट का मॉडल लॉन्च किया। ऐसे करते करते आज 100 से भी ज़्यादा डीमार्ट्स इंडिया में है, अलग अलग सिटीज़ में। गाइज ये थी उनकी पहली स्ट्रेटेजी। सेकेंड थिंग, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन डीमार्ट हो या फिर कोई भी सुपर मॉल हो या मॉल हो, वहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरर को उनके प्रोडक्ट्स रखने हैं सेल करने के लिए, तो उनको एक बेसिक सी एंट्री फ़ीस देनी पड़ती थी, जिसे हम स्लॉटिंग फ़ीस कहते हैं। मतलब अगर अपने प्रोडक्ट उनको वहाँ पे सेल करने के लिए रखना है तो उनको एंट्री फ़ीस देनी पड़ती थी। तो राधाकिशन दमानी जी जो कि एक अच्छा खासा ब्रांड बना चुके थे और लोग भी डीमार्ट में आना पसंद कर रहे थे, तो मैन्युफैक्चरर को भी वहाँ पे उनके प्रोडक्ट रखने के लिए एंट्री फ़ीस देने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इस वजह से राधाकिशन दमानी जी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये थी उनकी सेकेंड स्ट्रैटेजी। अब थर्ड चीज़, गाइज अगर आप डीमार्ट को देखेंगे, अगर आप डीमार्ट को ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मतलब राधाकिशन दमानी जी ने कभी भी उनके डीमार्ट को ज़्यादा डेकोरेटिव स्टाइल में रखने का प्लान नहीं किया था, और इस वजह से उनका वहाँ पे काफ़ी खर्चा बच गया और उन्होंने वो पैसे का सही यूज़ किया। उन्होंने प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते रेट में कस्टमर को अवेलेबल करा के दिए। तो इस वजह से अब डीमार्ट में लोग सिर्फ बाइंग एक्सपीरियंस लेने के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि वो जा रहे थे क्योंकि उनको अफोर्डेबल रेट में चीज़ें मिलने लगी थी, क्वालिटेटिव चीज़ें उनको कम रेट में मिलने लगी थी। तो इस वजह से भी राधाकिशन दमानी जी का डीमार्ट सक्सेसफुल रहा। ये थी उनकी थर्ड स्ट्रैटेजी। अब चौथी स्ट्रैटेजी, गाइज जैसे कि आपको मालूम होगा, अगर मैन्युफैक्चरर से हम कोई चीज़ बल्क में लेते हैं तो वहाँ में कैश डिस्काउंट के साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट भी देता है। तो इनके केस में वही हुआ था। राधाकिशन दमानी जी बल्क में क्वांटिटी उठाते थे, इस वजह से मैन्युफैक्चरर को भी उनको डिस्काउंट देने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई और वो माल लेते थे साइड बेसिस पर। मतलब 2-3 महीने के बाद वो रिटर्न करेंगे पैसे, इस हिसाब से वो प्रोडक्ट्स खरीदी करते थे मैन्युफैक्चरर से। राधाकिशन दमानी जी जिन्होंने डीमार्ट बनाया, उन्होंने
उनके कस्टमर को कम से कम रेट में प्रोडक्ट्स देने का सोचा, और जिस वजह से उन्होंने डिस्काउंट ऑफ़र्स निकाले, बड़े बड़े फेस्टिवल ऑफ़र्स निकाले, सेल निकाला, जिस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और डीमार्ट अब कस्टमर का फेवरेट मार्केट हो गया था प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो गाइज़ इस तरीके से उन्होंने डीमार्ट को एक सुपर मार्केट बना दिया और उनका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल रहा। गाइज़ अगर आप देखें तो राधा किशन दमानी जी ने कभी एक्सपेंशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनका पूरा फोकस उनके प्रॉफिट पर रहता था। उन्होंने कभी भी उनके डीमार्ट के लिए कोई डेप्ट नहीं लिया, इस वजह से भी उनका मैनेजमेंट अच्छा खासा था और इस वजह से भी उनको आज सक्सेस मिला इन सब चीज़ों की वजह से। तो गाइज़ अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कौन सी कंपनी के शेयर्स लेना पसंद करेंगे। एक ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने कस्टमर के सर्विस पर फोकस किया और जिन्होंने अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश की, जिन्होंने सिर्फ लग्जरियस सर्विस दी और सिर्फ अपने एक्सपेंशन की तरफ फोकस किया, बट उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उनकी कंपनी में मुनाफा कितना हो रहा है, उनके कंपनी के ऊपर लोन कितना है। तो गाइज़ अगर आपको मेरे केस स्टडीज़ अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे बताइए कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए सो दैट मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज़ अगर इस लॉकडाउन आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप भी खुद से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो गाइज़ मैं आपको डीमैट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग गाइज़।